हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने लगभग 160 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, जेएल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो बुद्ध और उनके धम्म के शीर्षक के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा दुखी थे। बी आर अम्बेडकर दलितों की दशा को, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बेकार थी उनके हिसाब से, और मतलब सच में बेकार थी, उनके हिसाब से क्या बेकार थी। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने दलितों को भी कहा कि बुद्ध धर्म मार्क्सवाद का एक नैतिक स्वरूप है, दलितों को बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धम्म। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा 1940, 1939, 1938 और 1937। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा था, 1939 और 1938 में। ठीक है, तो 2 बार, बी एंड सी दोनों इसका आंसर होगा। 2 बार चुनाव लड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर 1939 में क्या हुआ था, उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी की सोच क्या थी, गांधी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच 1939 में मतभेद हो गया था। तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीताराम मैया को हरा दिए थे, और पट्टाभी सीताराम मैया गांधी जी की पसंद थे कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद पे जीत गए तो उनके बीच मतभेद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो कांग्रेस की कार्य समिति ने उन पर कांग्रेस के नियमों का, पार्टी के नियमों को पालन ना करने का आरोप लगाया और उन्हें किस पार्टी के किसी भी सदस्य पर 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, कि वो 3 वर्ष तक उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी संसदीय लोकतंत्र योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता या देश का विभाजन। तो ये पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता होगा, क्योंकि गांधी और नेहरू जो है वो कहते थे कि हमारी जो संस्कृति है उसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उस भिन्न भिन्न तरह के लोगों में अलग अलग पंथ हैं। अलग अलग पंथ के लिए अगर हम किसी एक पंथ को अपने संविधान में स्वीकार कर लें तो दूसरे पंथ अल्पसंख्यकों का शोषण होगा। इसलिए उन्होंने पंथ निरपेक्ष की आवश्यकता बताई कि यहाँ पे बहुत प्रकार के धर्म रहते हैं, तो सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव की नीति रहेगी। उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली या सरोजिनी नायडू? तो अरुणा आसफ अली जो है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी, वीरांगना थी एक। क्योंकि जब बहुत सारे लोग जेल में जाने लगे तो अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को एक नई दिशा दी। और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? फेडरेशन रचनाकार डायसी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम की पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ये पुस्तक 1936 में लिखी गई थी और 1939 में प्रकाशित हुई थी। भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलन को उसके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंगूर, बारडोली, तेभागा या चंपारण? तो सबसे पहले चंपारण 1917 में हुआ था, 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध क्या? 3/20 खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करनी होती थी। तो नील की खेती ना करने के लिए राजकुमार शुक्ल एक चंपारण के व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि वो आए। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला, आंदोलन चला। ठीक है, फिर उसके बाद बारडोली सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये लगान अधिक वसूलने के कारण हुआ था। इसी में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
ठीक है। उसके बाद हुआ था तेभागा आंदोलन, उसके बाद हुआ था सिगूर आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब तेभागा आंदोलन जो आंध्र प्रदेश के मजदूर थे कुछ, उनकी बटाई को लेकर। बटाई क्या होता है, खेत में अपना खेत अगर किसी और को दे दिया जाता है काम करने के लिए वहां पे मजदूरों को, तो बटाई को लेकर आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन आएंगे 4 सेकंड थर्ड और 1, 4 सेकंड थर्ड और 1 बी। ठीक है। तेभागा 1946 में हुआ था और सिगूर 2009-10 में हुआ था टाटा नैनो संबंधित पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो आदि अंबेडकर समाज आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ये दलितों को मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता से जोड़कर दिखाता है कि वहां से उनकी गौरव गाथा चली आ रही है। ये एक ब्राह्मण विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है, एक ब्राह्मण विरुद्ध आंदोलन था आदि अंबेडकर समाज आंदोलन, दलितों को उद्धार के लिए यह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड या नेहरू रिपोर्ट? तो सबसे पहले आएगी स्वराज पार्टी। ठीक है, सबसे पहले आएगी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में बन गई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू इन सबसे क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने एक नई पार्टी स्वराज पार्टी बनाई थी। 1923 में स्वराज पार्टी हो गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हो गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हो गया। साइमन कमीशन जब आया था, तो साइमन कमीशन जो है संविधान बनाने के लिए आया था, तो उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो एक राष्ट्रीय और जातीय अपमान था भारत का। तो उसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि साइमन कमीशन को हम लोग विरोध करते हैं, तो ब्रिटिश बोलते हैं कि तुम लोग अपना संविधान खुद बना लो, अगर ताकत है तो अपना संविधान खुद बना लो। तो नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने संविधान बना के दिया था मोतीलाल नेहरू ने, और उसको किन्होंने नहीं माना था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माना था और अपना 14 सूत्रीय का बिंदु दे दिया था। ठीक है, ये 1932 का कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत है, ये रेमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था। इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत सिख, दलित, मुस्लिम, महिलाओं, इन सब के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, अब अगर अलग अलग ज्यादा निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो क्या पृथक निर्वाचन व्यवस्था से लोगों में अलग अलग पृथक भावना नहीं आ जाती? 1909 में ये लोग लाए मुस्लिम, फिर 1919 में लाए ये लोग मुस्लिम और सिख पृथक निर्वाचन व्यवस्था, फिर 1932 में क्या लेकर चले आए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और महिलाएं सब अलग अलग लेते जाए। तो इसी का बहुत जोरदार विरोध किया, जैसे 1932 में आया, और इसी का बहुत जोरदार विरोध किया किन्होंने? महात्मा गांधी ने। जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं होगी, महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं होगी। और फिर उसको पूना पैक्ट आता है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच फिर पूना पैक्ट आता है, और उन्होंने एक पूना पैक्ट में कहा, ये भी 1932 में ही आता है। फिर पूना पैक्ट में कहा गया कि दलित निर्वाचन पृथक व्यवस्था तो नहीं होगी, लेकिन दलितों को केंद्रीय विधानमंडल में 171 सीटें और साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल में 18% सीटों पर आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत में तो कम्युनल अवार्ड में केवल 71 सीटें ही थी, ज्यादा ही आरक्षण दिया गया। इस प्रकार से बस महात्मा गांधी का ये उद्देश्य था कि एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था अगर पूरे देश में लागू कर दी गई, तो ऐसे भारत का विभाजन बहुत छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पृथक निर्वाचन व्यवस्था तो लागू कर ही दी गई थी, और मुस्लिम लीग अलग से अपनी पाकिस्तान की मांग शुरू ही कर दी थी। उसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा स्वराज पार्टी, फिर उसके बाद आएगा नेहरू रिपोर्ट, फिर आएगा कम्युनल अवार्ड, फिर पूना पैक्ट, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह या सर्वोदय? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स है। यहाँ 100 एकड़ जमीन पर महात्मा गांधी ने
एक फॉर्म की स्थापना की थी, आश्रम जिसे कहा जाता है फिनिक्स। ठीक है, सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स की स्थापना की गई थी 100 एकड़ जमीन पर। सामाजिक आंदोलन उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन जैसे लग किसान आंदोलन था बटाई के लिए। ठीक है, सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन नहीं था, एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था। ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था। जैसे चिपको मूवमेंट आप लोग जानते होंगे, महिलाएं अपने पेड़ से जाके चिपक गई थी कि पेड़ को ना काटिए। ठीक है, निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन था। निर्भया में जो दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था उस पर उसके बाद बहुत भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर आई थी, तो एक निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन बना। उसके बाद रूल भी लाया गया एक निर्भया। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत होगा और करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो जो सतनामी आंदोलन था वो सामाजिक आर्थिक विषमता संबंधित आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन नहीं है। ठीक है, उन्होंने सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जाति भेद समाप्त करके मानव का एक संदेश दिया था। ये बताना है कि कौन सा चीज कहाँ पे, तो संपूर्ण क्रांति बिहार में होगी। ठीक है, डी का 1 आएगा। नवनिर्माण आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन होगा गुजरात में, नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में और दलित पैंथर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ए का 4 रहेगा, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। ओके, विश्व इतिहास की झलक किसका संग्रह? लेख, अध्याय, भाषण, निबंध या पत्र? विश्व इतिहास संग्रह जो है वो पत्रों का संग्रह है। वो किसके पत्रों का संग्रह है? जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने बहुत सारे पत्र जहां जहां भेजे थे उसका एक संग्रह बना है विश्व इतिहास की झलक, इसे कहते हैं। वे कौन थी जिनको 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया था? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, रामेश्वरी नेहरू या मातंगनी हजारा? सुचेता कृपलानी जो थी उनको महिला विभाग के संगठन करने के लिए चुना गया था। ठीक है, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई गई थी और पूरे भारत की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट सी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व युग का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऐसा कहा जाने का कारणों में से एक था 60 साल की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक मार्गदर्शकों में से भी एक थे। राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसमें बात हो रही है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ट्रेन थ्योरी भी दी थी, अफवाहन का सिद्धांत, कि किस तरह से भारत का पैसा सारा ब्रिटेन में जा रहा है। दादा भाई नौरोजी बहुत ही एक अच्छे विचारक थे और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के मेंबर थे। ठीक है, लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तिगड़ी किनके बारे में? तो लाल बाल पाल कहलाने वाली उग्रवादी पंथी लोग थे लाल बाल पाल। लाल को लाला लाजपत राय, बाल है बाल गंगाधर तिलक और पाल है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष जानी गई? 1857, 1858, 1861 या 1900 में? तो 1858 में गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में किया गया, क्योंकि जो 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या फिर 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बाद पूरे ब्रिटिश राजतंत्र में एकदम से अफरा तफरी मच गई थी और ब्रिटेन ने कहा था कि अब यहाँ कंपनी का शासन नहीं रहेगा और पूरा सीधे सीधे यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन होने लगा। और जो गवर्नर जनरल था उसके पद को वायसराय के रूप में बदल दिया गया और वायसराय एक सीधा प्रतिनिधि था यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, तो यहाँ पे 1858 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो मुस्लिम लीग नारा दिया था ये कराची 1943 में। ठीक है, 1940 में ही उसने द्विभाजन सिद्धांत दिया था। ठीक है,
थ्योरी ऑफ टू स्टेट दिया था, लेकिन उसने पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं किया था। लेकिन जब 1943 में कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, तो साफ साफ हो गया ये पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई 1916 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो जब द्विभाजन सिद्धांत दिया, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, तो वर्ष 1940 में ही दिया था। पाकिस्तान की मांग उन्होंने तभी उठाई थी। साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित ना करना एक राष्ट्रीय अपमान था, एक जातीय अपमान था। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन में भारतीयों को ना सम्मिलित करना राष्ट्रीय और जातीय अपमान दोनों था। ए एंड बी दोनों, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों अपमान था? क्योंकि साइमन कमीशन के जो 7 सदस्यीय लोग थे वो पूरे और पूरे ब्रिटिश थे। ठीक है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, साइमन गो बैक पूरे भारत के लोग कर रहे थे। ठीक, तो साइमन कमीशन, लेकिन साइमन कमीशन का कुछ लोगों ने विरोध नहीं भी किया था। अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा हमारा, साइमन कमीशन का किस पार्टी ने विरोध नहीं किया था। जस्टिस पार्टी हो गई, उसने विरोध नहीं किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी उसका सहयोग किया था। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों ऑप्शन होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने, एस.एन. बनर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, ए.सी. मजूमदार ने। तो ए.सी. मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। इसी में मुस्लिम और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वो समझौता होता है, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता ये होता है कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था या पृथक प्रतिनिधित्व सिद्धांत दिया गया। पृथक प्रतिनिधित्व सिद्धांत मतलब मुस्लिम अपने चुनेंगे, हिंदू अपने चुनेंगे, पृथक प्रतिनिधित्व सिद्धांत। और गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। गांधी जी ने बोला कि ये शिक्षित लोग केवल सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और पृथक प्रतिनिधित्व, कांग्रेस को लगा था कि अभी हम लोग आपस में एक सहमति बन जाती है और उसके बाद तो सांप्रदायिक कोई नहीं चाहेगा इस तरह से। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, लोगों के जीवन में सांप्रदायिकता पूरी तरह से घुसती गई और उसका परिणाम हमें भारत की विभाजन से देखना पड़ा। तो यहाँ पे ए.सी. मजूमदार ने 1916 में इसकी अध्यक्षता की थी। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी बताया गया है 1916, लखनऊ पैक्ट को भी कहते हैं, 1916 में हस्ताक्षर हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो नवाब सलीउल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह, आगा खां या सैयद अहमद खां? तो आगा खां को 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्यों चुना गया था? आगा खां जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, 1905 में जब मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे आगा खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन इल और आगा खां। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी सेवाओं मुल्क में काम करना। और इसने पाकिस्तान के रूप में एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी। 1913 में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का ये सब काम था। मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकारा? 1911, 12, 13, 14। तो 1913 में मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। 1913 में ही मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के सदस्य थे 1913 तक, उनको आमंत्रित किया कि आप आए हमारे मुस्लिम लीग में। और एक बड़ा नाम था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों का, इसलिए उनको आमंत्रित किया गया। और तब तक आगा खान ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? C.R. एटली, रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवल? तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी और कम्युनल अवार्ड में ये हुआ था कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। पृथक निर्वाचन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। कम्युनल अवार्ड कोई सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं और इसी का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। जेल में ही आमरण अनशन करना शुरू कर दिया और इसी के बाद पूना पैक्ट समझौता आया गया। इसमें दलितों की पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त करके उन्हें केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित। ठीक है, तो यहाँ पे रैमसे मैकडोनाल्ड हो जाएगा।
कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? 1925, 26, 36 या 29? तो 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे तिरंगा फहराया था और 1929 में ही पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता लेकर रहेंगे ऐसा कहा गया था। और ये 26 जनवरी की बात है और इसीलिए 26 जनवरी को हम तभी से स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे 1930 से ही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल गई। 26 जनवरी की डेट हमारे लिए हमारे दिल से जुड़ी हुई थी, तो अब इसको क्या करना है, तो इसीलिए हमारा जो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को किया गया, जो अपनाया गया उसको वो 26 जनवरी, इसलिए हमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को अब हम मनाते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। बंबई, कलकत्ता, कोचीन या मद्रास? तो बंबई के जो नौसेना वाले थे उन्होंने 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बिकनहेड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड पाल्मस्टन या लॉर्ड लिंथलिथगो? तो लॉर्ड लिंथगो जो है क्रिस मिशन के समय भारत के वायसराय थे। वहां पे प्रधानमंत्री चर्चिल को लगा कि भारत में गतिरोधों को दूर करने के लिए हमें एक वहां आयोग भेजना चाहिए, तो उसने क्रिप्स मिशन भेजा सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। और सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जब क्रिप्स मिशन आया तो भारत में वायसराय लॉर्ड लिंथलिथगो थे। निम्नलिखित को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उन कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 के बीच हुआ है और गांधी इरविन समझौता भी 1931 के बीच हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा बी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी और उसके बाद आएगा ए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया था? जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं? जस्टिस पार्टी ने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तरह तरह की पार्टियां जो है साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय ले ली थी, क्योंकि साइमन कमीशन में केवल 7 सदस्य जो है वो अंग्रेज थे। लेकिन जस्टिस पार्टी ने और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, उनको बुलाया था। ठीक है, उनका समर्थन किया था। और मुस्लिम लीग के सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक दल, एक वर्ग भी साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत लाया, जिसमें क्या होता है कि सिखों, हिंदुओं, मुस्लिमों और महिलाओं के लिए पृथक पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया और पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी के बीच। डैश के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली थी? भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या उसमें से कोई नहीं? तो पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत आया। इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था की दी गई थी। ठीक है, और पहली बार चुनाव हुआ था और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई थी। यहीं से रोष शुरू हुआ और यहीं से हिंदू मुस्लिम होने लगा और यही जड़ बना भारत के विभाजन का। और गांधी जी ने कहा था कि जो पार्लियामेंटो सुधार है यानी 1909 भारतीय शासन व्यवस्था, इसने पूरा एकदम भ्रष्ट कर दिया शासन को और पूरी तरीके से खराब कर दिया तंत्र को। इस भारतीय शासन व्यवस्था ने बहुत सारे नियम खराब कर दिए थे, तो एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुस्लिमों को देकर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई उत्तर पूर्वी भारत के किस स्वायत्त जिला परिषद में राज्य नहीं लागू होता? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय? तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी भारत के स्वायत्त जिले में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय आते हैं, लेकिन नागालैंड नहीं आता है। इसमें भारतीय संस्कृति और भारतीय सुरक्षा को बताया गया है कि वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी अलग संस्कृति है, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे उत्तर पूर्वी स्वायत्त परिषद बना है और उसमें कौन सा नहीं आएगा? नागालैंड नहीं आएगा।
भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 या 10 अगस्त 1946? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो लॉर्ड वेवल थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था कि यहाँ अंतरिम सरकार बनाने के लिए, और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को भी बुलाया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में पार्ट नहीं करेगा, तो उन्हें बहुत समझाया गया। फिर 12 सदस्यीय कार्यकारिणी बनी। फिर मुस्लिम लीग बोले ठीक है, हम मुस्लिमों को कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार बनी, और इसके साथ ही साथ इसमें मुस्लिम लीग और कुछ कांग्रेस के सदस्य थे। इनमें से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1858, पार्लियामेंट अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 या भारतीय शासन अधिनियम 1935? तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसकी लग गई, उसकी जो है ब्रिटिश क्राउन की शासन लग गया भारत पर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? यह मूलभूत मूल्यों और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है, यह संविधान के सार को लिखित में रखता है, यह संविधान की आत्मा तक कुंजी है सभी। तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान को अगर बताया जाए तो यह मूल्यों दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है, ठीक है, संविधान के सार को लिखित में रखता है, और संविधान की आत्मा तक कुंजी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में क्या सत्य है? राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत से जुलाई 1935 में लागू किया गया। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्त नहीं था, ये गलत है। प्रांतीय व्यवस्था आई थी 1935 में ही। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का गठन किया गया, ये सही है। और केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों का अनुमन्य किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि असत्य है 1935 के संदर्भ में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हमने लगभग 200 क्वेश्चन कर लिए हैं पॉलिटी के, आगे भी पॉलिटी की सीरीज चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।